स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज है। कैसे जायज है? क्या जंग में सब कुछ जायज है? किसी भी एक्सटेंट मैग्नीट्यूड तक हम जा सकते हैं और कुछ भी जस्टिफाइड होगा? इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। न्यूक्लियर आर्म्स की रेस दुनिया में लग चुकी है। कौन सबसे पहले टेस्ट करेगा, कौन सबसे पहले यूज करेगा, कौन किसको धमकी देगा, इस चीज पे सारा डिस्कशन, सारा वाद विवाद इसी चीज का है, इसी सवाल का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका एजुकेटर आयुष सांघी और आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ पे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म स्टडी IQ, and we would be discussing an extremely sensitive topic today, which is nuclear war or nuclear arms race going to end? क्या अमेरिका चाहता है कि यह खत्म हो? क्या देश के बड़े सुपर पावर्स चाहते हैं यह खत्म हो? इस सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 2024 के IAS स्टूडेंट्स के लिए बैचेस जो है वो स्टडी IQ पे लॉन्च हो चुके हैं। ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 14 नवंबर शाम 6 बजे से। दिस बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर IAS 2024। तो IAS की तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी 2024 का अटेम्प्ट आए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप शॉप है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का कराया जाएगा, पूरा सिलेबस मेंस का कराया जाएगा, जो 1000 घंटे से ऊपर की लाइव टीचिंग में भारत के टॉप एजुकेटर्स आप तक लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज का प्रोविजन है, और उसके ऊपर जब क्लासेस खत्म हो जाएं तो आपके लिए एक मेंटर की सुविधा भी अवेलेबल है। A personal mentor would also be provided to guide you in the right direction. So guys, this is a win-win-win situation for each one of you if you subscribe to this course, as you are getting everything plus syllabus completion and at a very affordable cost of just 24,500 rupees. 24,500 में ये कोर्स आप तक हम लेकर आ रहे हैं, पूरी स्टडी IQ की टीम। तो आपके सामने ये कोर्स की डिटेल्स हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक्स हैं वहां से आप खोल के इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको यह अनाउंस कर दूं कि स्पेशल ऑफर के तहत यदि आप मेरा कोड यूज करें, सो माय कोड इज सांघी लाइव। यदि आप मेरा कोड यूज करें सांघी लाइव तो आप डिस्काउंट पा सकते हैं, और यही जो कोर्स 24,500 का है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 में मिलेगा। इट वुड बी अवेलेबल टू यू फॉर ओनली 19,000, यानी ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस पर मिल सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें तो। माय कोड इज सांघी लाइव, SANGHI लाइव, सांघी लाइव, दिस इज माय कोड। सो गाइज, ये जो PDFs जो है, मुझे कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, मैं फिर बता देना चाहता हूं, जितने भी PDFs आप यहां पे देख पा रहे हैं जो हम यूज करते हैं पढ़ाने में, जो मैं यूज करता हूं पढ़ाने में, ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघी IAS अकेडमी। आप हमें ढूंढ सकते हैं इस पे, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप यहां से वो सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हो जो मैं यूज करता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इसके सिवा जितने भी अपकमिंग क्लासेस का जो शेड्यूल है, अपकमिंग बैचेस का शेड्यूल है, और हमारे डेली लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के जो लिंक्स हैं वो भी वहां पे शेयर किए जाते हैं। उसी के साथ साथ डेली बेसिस पे हम MCQs देते हैं सारे स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट करने के लिए, और कुछ रील्स और स्टोरीज के रूप में अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हैंडल है आयुष सांघी, AYUSSH, डोंट मिस द एक्स्ट्रा S। आयुष सांघी इज माय इंस्टा हैंडल, आयुष सांघी IAS अकेडमी इज माय टेलीग्राम हैंडल, और सेम नाम से ही मेरा ट्विटर हैंडल है। तो आप जुड़ सकते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं प्रेजेंट हूं, आप मुझसे कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। तो आते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियर आर्म्स की रेस आज की डेट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है आपके हमारे लिए समझना। रशिया यूक्रेन की वॉर ने इस डिबेट को दोबारा शुरू करा है। प्रॉब्लम यह होती है कि जब भी दो देशों के बीच में अनबन होती है, जैसे दो भाइयों के बीच में होती है,
कोई भी दो लोगों के बीच में हो सकती है, क्योंकि दो दिमाग सेम नहीं होते. टू माइंड्स कैनॉट बी द सेम. टू ग्रेट माइंड्स कैन नेवर थिंक अलाइक. टू स्टूपिड माइंड्स कैन ऑल्सो नॉट थिंक अलाइक. तो कोई एक जैसा नहीं सोचता. नो वन थिंक्स इन अ सिमिलर डायरेक्शन. अब जब कोई एक जैसा नहीं सोचता तो मतभेद तो होगा. तो उस मतभेद में आपकी लड़ाई इस एक्सटेंट तक पहुंच जाती है जहां पे आप धमकी देते हो कि तेरे ऊपर बॉम्ब छोड़ दूंगा या बॉम्ब फेंक दूंगा. और ये कौन सा बम है? ये सुर्री बम, बिजली बम, पटाखा बम, आलू बम नहीं है. ये जो बॉम्ब है ये परमाणु हथियार की बात हो रही है, न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है. आप न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने की धमकी देते हो कि आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर देंगे. तो दिस इज समथिंग दैट रिसेंटली हैपेंड इन द रशिया यूक्रेन वॉर, जो आप यहां पे देख सकते हैं, जहां धमकी दी गई थी. इसके पहले धमकी दी गई थी जब भारत ने आर्टिकल 370 को रिपील करा था. उसके बाद धमकी दी गई थी जब आक्सा एचन में चाइनीज अग्रेशन हुआ था आर्मी का. तो हर बार धमकी दी जाती है. धमकियां बहुत महंगी पड़ती हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि अगर आप यूज करने की बात कर रहे हो मतलब आप उसकी ताकत जानते हो, मतलब आप ये जानते हो कि उससे कितना नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत गलत बात है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू सी. तो न्यूक्लियर हथियारों को लेकर क्या क्या कानून है, कितना उसका डैमेज हो सकता है, ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में. तो सवाल देखें आपके सामने है, व्हाट इज द लॉ ऑन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी कि न्यूक्लियर वेपन सब्जेक्ट, इस पे कानून क्या है. व्हाट इज द लॉ ऑन द सब्जेक्ट. ये जो आप कोटेशन देख रहे हैं, दिस हैज बीन गिवन बाय एक्सपर्ट्स हु आर सिटिंग इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. उच्च स्तर का न्यायालय है. तो ये न्यायालय जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तकरीबन 15 एक्सपर्ट्स और जाने माने बुद्धिमान लोग वहां बैठे हैं, तभी वहां तक पहुंच पाए हैं. तो ये इनमें से 12 लोग यानी कि मेजॉरिटी लोगों ने किस बात पे एग्री करा? इन्होंने इस बात पे एग्री करा, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत के ग्राउंड्स पे अगर आपके ऊपर किसी ने उंगली उठाई, अगर आपके ऊपर किसी ने अटैक करा, किसी ने बॉम्ब फेंका, किसी ने आपके ऊपर शोषण करने की कोशिश करी, तो आप उसके खिलाफ यदि न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हो तो वो जायज है, वो जस्टिफाइड है. तो किसी भी तरह की वॉर या जंग में अगर आप रिसीविंग एंड पे हो और आपके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप जो है उसके खिलाफ परमाणु बम यूज करो, ये जस्टिफाइड है. सो इट्स अलार्मिंग बट इट्स ट्रू. ये शॉकिंग है कि क्यों, बट सच है. देखिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैज टू बी रेड सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? इट इज परमिटेड टू अ स्टेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन सेल्फ डिफेंस व्हेन इट्स सर्वाइवल वाज एट स्टेक. सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करा है क्योंकि आपके जान के ऊपर आफत आई हुई है. इवन वेयर सच यूज वुड अदरवाइज बी अ ब्रीच ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ. इस चीज को लेकर हम देखते हैं कि ये चीज जस्टिफाइड है, इस वजह से लोग परमाणु हथियार बना रहे हैं. सो हाउ मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर वेपन्स. सवाल ये उठता है कितने देशों के पास है. तो आप सोचो कितने देशों के पास होगा और किस संख्या में होगा. ज्यादा देशों के पास नहीं है. देश जो अपने आप को बिग ब्रदर समझते हैं, वी आर योर बिग ब्रदर, वी आर द ब्रदर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, हम भाईचारा करते हैं, हमारे पास है, हम तुम्हें बचा के बैठे हैं. क्यों भैया, तुम कौन होते हो हमें बचाने वाले? हम डेमोक्रेटिक देश है, हम इंडिपेंडेंट देश है, किसी देश को किसी की जरूरत नहीं है. एवरीवन इज इंडिपेंडेंट. जिसको जरूरत होगी वो खुद आके भीख मांगेगा. कौन किससे भीख मांगता है, किसको क्या मिलता है, सबको पता है पूरी दुनिया में. पिछला वीडियो देख लेना मेरा पीओके वाला. सो जब हम ये चीज बोलते हैं और समझते हैं कि किन देशों के पास है, ये उन्हीं देशों के पास है जो पूरी दुनिया में हेजेमनी यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर शासन, राज, ऑर्डर, डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं. तो इस चीज को देखें, इस ग्राफिक को देखें और आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि देखो कितने कितने परमाणु बम हर देश के पास है. तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो किसके पास है? इट इज विद यूएस एंड रशिया. तो आप देख सकते हैं यहां पे अमेरिका के पास 5,500 के आसपास परमाणु बम है. कितने परमाणु बम है? ये यूएस टेरिटरी, ये अलास्का यूएस टेरिटरी. 5,500, 5428 टू बी प्रिसाइज. एंड हियर Russia is, again, Russia has more number of nuclear weapons as compared to US. So both are equal. Both are racing towards victory of nuclear weapons. कोई खुशी की बात है ये? तो ये 5977. Look at this. Russia has how many nuclear weapons? 6,000 के आसपास nuclear weapons है.
मजाक चल रहा है क्या? इतने न्यूक्लियर वेपन्स क्या आपको दुनिया उड़ानी है? अरे अर्थ धरती तो है, उड़ाओगे क्या? 6,000 न्यूक्लियर वेपन्स, 5,500 न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम पीछे क्यों रहे? तुम यूज कर सकते हो तो हमारे पास ये पावर नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, चीन के पास 350 के आसपास है, नॉर्थ कोरिया के पास 20 है, भारत के पास 160 है, पाकिस्तान के पास 165 है, यानी कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। Israel has 90, France 290, UK these many. So just to have a look at these numbers, these are the number of nuclear weapons which are possessed in the entire world by major powers. और भी देश, ईरान के पास भी होगा, बट यहां पे लिखा नहीं है। So this is something that we are focusing upon in nuclear weapons. ये सब न्यूक्लियर वेपन्स है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स जो लोग पोजेस करके बैठे हैं, वो क्या बोलते हैं कि देश में न्यूक्लियर वेपन्स या दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। तो सवाल जो है, हाउ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर वेपन्स आर। हमें पता है ये डिस्ट्रक्टिव है, हमें पता है इसका इंपैक्ट कितना वाइड स्प्रेड है, कि हम सब जानते हैं न्यूक्लियर वेपन का मतलब सुनते ही कुछ हो रहा था कि पता नहीं क्या छोड़ने वाले। उसका कितना इंपैक्ट हो सकता है, व्हाट इज इट्स इंपैक्ट, उसका आपको इंपैक्ट की इंटेंसिटी में दिखाने की यहां पे कोशिश करता हूं। तो देखिए इसे, जस्ट हैव अ लुक। ये आपको डिस्टेंस वाइज मैंने यहां पे इंपैक्ट जो है कुछ हद तक समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आप डिस्टेंस वाइज इंपैक्ट देखें, 2 किलोमीटर तक, 1.8 किलोमीटर तक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। 2 किलोमीटर अपने सामने से लगा के देख लो कहां तक जाता है। आपके घर के नुक्कड़ तक जाता है, मार्केट तक जाता है, मेन रोड तक जाता है, हाईवे तक जाता है, कहां तक जाता है? वहां तक अगर एक न्यूक्लियर हथियार, परमाणु बम 1 किलोटन का, अभी बताता हूं किलोटन क्या होता है, उसका यूज होता है, तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। अप टू द स्टेज इट लीड्स टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, यहां से यहां तक। up to 3 kilometers, it leads to severe destruction. Severe destruction. Complete destruction, severe destruction. Severe destruction में भी जाने जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा, धरती बर्बाद होगी। Up to 5 kilometers, it leads to heavy damage, and up to 8 kilometers, it leads to damage. मतलब एक परमाणु बम का फटना 8 किलोमीटर दूर तक नुकसान दे सकता है। 8 किलोमीटर दूर रेडियस में, ये देख रहे हैं आप, रेडियस में, चारों तरफ रेडियस में आपको जो है वो नुकसान दे सकता है। सोच के देखो, क्यों आप ऐसा बम फोड़ने की कोशिश करोगे जो 8 किलोमीटर, आप कैलकुलेट करके देखिए, रायसेना हिल जहां पे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक का पार्लियामेंट हाउस है, जहां सेंट्रल विस्टा आ रहा है, वहां से 8 किलोमीटर चारों तरफ कैलकुलेट करोगे, पूरा लुटियंस दिल्ली खत्म हो सकता है एक परमाणु बम से। दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग। सो व्हाट इज इट्स इंपैक्ट? हैव अ लुक एट द इंपैक्ट। ये देखिए, इंपैक्ट अलग अलग तरीकों से हमने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा। यूज ऑफ फायरबॉल के रूप में आए, डिस्ट्रॉयज बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल। लोग तो खैर हर केस में ही मरेंगे। ब्लास्ट वेव की ब्लास्ट, डेथ, इंजरी, डैमेज टू बिल्डिंग्स। रेडिएशन के रूप में अगर हो तो रेडिएशन होता ही है, इससे फायरबॉल से भी, इससे भी। बॉडी सेल कैन लीड टू रेडिएशन सिकनेस। आने वाली पीढ़ियां जो है वो बीमार पैदा होंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डैमेजेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेवरल किलोमीटर्स फ्रॉम डेटोनेशन। पूरी बिजली सब उड़ जाएगी, आपके फोन का नेटवर्क सब चला जाएगा। फोन भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल करप्ट हो जाए। एंड फॉल आउट, radioactive dust and debris falling to ground about 15 minutes after blast can cause sickness. लोगों की तबीयत खराब कर देते हैं, जो कि देखा गया था। It was seen in the deadly attacks that had happened the last time nuclear bombs were detonated in Hiroshima and Nagasaki in Japan, year 1940s. So let's have a look कि क्या क्या चीजें हुई थी। आज जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये हिरोशिमा का आइलैंड है जापान में। 15 किलोटन, 1 किलोटन जो होता है वो होता है 1000 टन। इट इज 1000 टन। 1 टन जो होता है वो होता है 1000 किलो। तो खुद कैलकुलेट कर लो, 15 किलोटन इज 1000 इंटू 1000, यानी कि 60, 10 लाख किलो। 10 लाख किलो जो है, आपने उतनी संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब का मटेरियल जो है वहां पे फेंका। कितना डैमेज हुआ उसमें? एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3,30,000। डेथ्स बाय दिसंबर 1945 90,000 से 1.25 लोग, मतलब आधी जनता आपकी, आधी के आसपास जनता आपकी खत्म हो गई, उनकी मौत हो गई। और सेम चीज नागासाकी में हुई 4 दिन बाद, 3 दिन बाद 9 अगस्त को, मतलब 6 अगस्त को बम फोड़ के शांति नहीं मिली और लोगों को मारने चल दी। और यहाँ पे और बड़ा इंपैक्ट आपने करा, 21 किलोटन का। कितना इंपैक्ट हुआ? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। This is the impact that was seen.
रेडिएशन सिकनेस, जितने बच्चे पैदा हुए उसके पास सब बीमार। तो इसको पता है क्या बोलते हैं आर्मी की भाषा में, मिलिट्री की भाषा में? ईदर यू आर डेड, या तो मर गए हो, और यू आर वर्स देन डेड, मरने से और बदतर हालत में। आदमी जिंदा बच जाए और बीमार हो, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कैसा बच्चा पैदा हो रहा है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद कुछ बच्चे पैदा हुए थे। आप सोच के देखिए, ये तो इंसानियत के खिलाफ ही होगा। ये तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, खुद आप सोच के देखो। क्या आपका दिल भी दहलता है इस चीज को लेके? दहलना चाहिए। हम सब इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। लेकिन भूख खत्म नहीं होती है। भूख एक ऐसी चीज है, या जिसको अगर और थोड़ी बेहूदी भाषा में बोला जाए तो एक हवस एक ऐसी चीज है कि हम पूरी दुनिया पे राज करें, ये करें, हमसे लोग डरे। उसके कारण ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट हिरोशिमा नागासाकी पे दिख चुका था, और इसका पॉसिबल इंपैक्ट पूरी दुनिया पे दिखने के पूरे आसार थे। तो क्या किया गया? इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए गए। लॉज वर मेड टू कंट्रोल such kind of detonation, such kind of radiation, such kind of blast, such extent damage। इसको कंट्रोल करने के लिए जो है स्टेप्स उठाए गए। अब वो स्टेप्स क्या उठाए गए हैं? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए, टू स्टॉप, टू कंट्रोल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। कुछ ट्रीटीज, कुछ कानून जो है वो लाए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने कानूनों की लिस्ट दी हुई है। ये कुछ ट्रीटीज हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेड ट्रीटीज हैं, जिनको अलग अलग संख्या में कुछ कुछ देशों ने साइन करा हुआ है, डिपेंडिंग कि उनके लिए ये ट्रीटी सूटेबल है या नहीं है, whether it is suitable for them or not. This is something that we see as a part of these treaties. So let's have a look at the first treaty. The first treaty is Nuclear Non-Proliferation Treaty. न्यूक्लियर को मैं आपसे न्यूक बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा कूल लगता है। अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स देखेंगे, न्यूक्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, और आप टीवी सीरीज अगर आप देखते हो, 24 अगर आपने देखा हो, तो उसमें न्यूक्स वर्ड यूज होता है। सो न्यूक, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968, 1968। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मेजर देशों के बीच में एक ऐसी ट्रीटी साइन करी गई, नाम से पता चलता है वो प्रोलिफरेट ना करे, यानी कि न्यूक्लियर परमाणु हथियार प्रोलिफरेट ना करे, इट शुड नॉट एक्सपैंड। तो एक तो ये टारगेट था। दूसरा ये था, जिन देशों के पास उस दिन तक 1968, 1967 तक, 1967 तक, 68 में ट्रीटी आने पहले तक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म करेंगे। डिसआर्म करेंगे यानी कि उससे पीछे हटेंगे, उसको धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, उसको हटा देंगे। नए लोग रिसर्च नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब को, पुराने लोग उसे डिसआर्म कर देंगे। ये एक बहुत ही अमन शांतिपूर्वक बैठ के लिया गया फैसला था। सो डिसआर्मामेंट एंड प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन फॉर न्यू प्लेयर्स, डिसआर्मामेंट फॉर द ओल्ड प्लेयर्स, साइंड इन 1968 एंड केम इनटू फोर्स इन 1970। तो कौन से देश, सोच के देखो, कौन से देश इसे प्रपोज करेंगे? जिन देशों के पास ऑलरेडी परमाणु बम होंगे, उनको उसकी पावर पता है। भाई अगर हमारे पास नहीं है, हमें क्या पता उसकी पावर क्या है? सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंड। तो इसी के चलते एनपीटी के 3 पिलर्स और इंट्रोड्यूस करे गए। वो 3 पिलर्स क्या थे कि जब तक डिसआर्म ना हो पाए, जब तक बाकी लोग प्रोहिबिट ना करें, तब तक 3 चीजों को यहां पे स्पेसिफिकली इंक्लूड करा गया इन द फॉर्म ऑफ पिलर्स। वो पिलर्स कौन कौन से थे? बड़े इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मतलब थ्योरी में बात हो रही है सारी, वी आर ओनली टॉकिंग थियोरेटिकली, थ्योरी में बात हो रही है, प्रैक्टिकलिटी में कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? सबसे पहला पिलर ऑफ एनपीटी देखिए, द फर्स्ट पिलर ऑफ एनपीटी इज नॉन प्रोलिफरेशन, एनपीटी। सो एनपी नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है कि आप किसी और को ये वेपन ट्रांसफर नहीं करोगे, आप कोई और आपसे अक्वायर नहीं करेगा। यू विल नॉट ट्रांसफर एंड नोबडी वुड अक्वायर फ्रॉम यू। इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन, आप प्रोलिफरेट नहीं करोगे। फर्स्ट पिलर। सेकेंड पिलर, डिसआर्मामेंट। जिन लोगों के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो धीरे धीरे फेजेस में फेज आउट करेंगे अपनी पूरी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कंट्रोल न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड टू जनरल एंड कंप्लीट डिसआर्मामेंट। You would disarm the nuclear weapons that you have. And thirdly, अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हो, तो न्यूक्लियर एनर्जी को अदर देन मिलिट्री पर्पस, नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज करा जाता है। तो उसके पीसफुल यूजेस क्या है? व्हाट आर द पीसफुल यूजेस ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी? उसको सिर्फ और सिर्फ
शांतिपूर्वक, अमन पूर्वक तरीके से यूज करा जाएगा. इट वुड बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली, व्हिच इज एब्सोल्युटली फेयर. 3 पिलर्स के साथ एनपीटी जो है वो लाया गया था. तो दिस इज समथिंग दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पर एनपीटी 1968. So this happened, followed by that in 2017 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons TPNW 2017 जो है आया, और न्यूक बैन इसके तहत 2021 में हुआ, यानी कि हाल ही में हुआ, पिछले साल. तो ये क्या है? यदि आप इसको एक्सेप्ट करते हो या साइन करते हो, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका काम क्या है? टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो इसमें कोई डिसआर्मामेंट फेजेस आगे चल के, पहले आके एग्रीमेंट करके, ये करके कुछ नहीं. कंप्लीट एलिमिनेशन, पूरी तरीके से खात्मा करें. नाम क्या है इसका? तो ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW. दिस टुक प्लेस इन 2017 and it came into force in 2021. So this is what had happened. और इसको भी साइन करने वाले 91 लोग हैं, 68 स्टेट पार्टीज, और बाकी टोटल 98 लोगों ने इसे साइन करा है. इसका नाम आप ध्यान रखें. अब बारी ये आती है कि न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है दूसरा अक्वायर नहीं करेगा, ये तो एनपीटी है. तो कहने का मतलब ये है एनपीटी एक ट्रीटी है. अगर मैंने उसे साइन नहीं करा तो मैं अक्वायर भी कर सकता हूं और मैं दूसरे को सप्लाई भी कर सकता हूं. मैंने साइन ही नहीं करा, आई एम नॉट लीगली बाउंड. तो जिन लोगों ने साइन नहीं करा, क्या वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं? क्या वो लोग इंपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है. दे डोंट हैव एनी बाउंडेशन ऑन देम. तो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स अलग से आई. पहले तो आया कि आप प्रोलिफरेट बढ़ा नहीं सकते, उसके बाद क्या आया? एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स की एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. मतलब जितने देश एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के सिग्नेटरीज हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसमें अग्रीमेंट्स का नाम क्या था? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG, जिसकी मेंबरशिप भारत चाहता है, और दूसरा है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. So these ensure that nuclear fuel export doesn't result in nuclear weapons development. तो आप जो है न्यूक्लियर फ्यूल, जो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, सुना होगा आपने, U-235, U-238, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हैं. सो आप जो है, आप जैसे मैंने आपको बताया, पीसफुल यूजेस के लिए हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के लिए आप फ्यूल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. और इसके एक्सपोर्ट को बैन करने के लिए क्या है? NSG एंड MTCR. इनको ECR, एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुपिंग्स जो है वो कहा जाता है. न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एंड MTCR. दिस इज समथिंग दैट हैपेंड. तो MTCR जो है, जैसा मैंने आपको बताया, क्यों बनाया गया था? सो टू कर्ब, यानी कि कम करना, द अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिलीवरी हो रही है उसको कर्ब करने के लिए, उसको बंद करने के लिए. स्पेसिफिकली सिस्टम्स व्हिच कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 500 kgs, 1100 lb for 300 kilometers, 190 miles. For this particular purpose it was introduced. तो ये सारे देशों ने मिलके इसे एस्टैब्लिश करा था. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस. यूएस कैसे पीछे हट जाएगा? यूएस तो हर चीज में इन्वॉल्व होगा, सबसे शांतिपूर्वक देश है आफ्टर ऑल. तो ये चीज जो है ये MTCR के रूप में आई थी कि आप जो है ये काम नहीं करोगे. दिस इज समथिंग दैट विल नॉट हैपन. फॉलोड बाय दैट एक ट्रीटी थी जिसका नाम था CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी टुक प्लेस वेयर द ऑब्जेक्टिव वाज, ऑब्जेक्टिव क्या था आप देख सकते हैं यहां पे, multilateral treaty to ban nuclear weapons, test explosions and any other nuclear explosions. तो न्यूक्लियर वेपन्स का जो टेस्ट एक्सप्लोजन है और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, किसी भी और तरह का एक्सप्लोजन है, उसको बैन किया गया फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस इन ऑल एनवायरमेंट्स. किसी भी तरीके से, किसी भी तहत आप इनको ब्लास्ट नहीं करेंगे. यू विल नॉट ब्लास्ट इट अगर आप CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के मेंबर हो. तो ये यूनाइटेड नेशंस UNGA ने अडॉप्ट करा था सितंबर 1996 में, बट आज तक ये फोर्स में नहीं आया है, as 8 specific nations have not ratified the treaty. ये ट्रीटी जो है 8 देशों द्वारा ratify नहीं करी गई है. This has not been ratified. तो हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूक्लियर NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, MTCR, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. इन सभी का नाम आप ध्यान रखेंगे. ये सारी ट्रीटीज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है.
आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने स्टूडेंट्स यूपीएससी का कोई भी स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हो, बैंक का भी पेपर दे रहे हो, तो भी ये नॉलेज आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अब आता है एनालिटिकल पार्ट। एनालिटिकल पार्ट ये है कि भारत क्या इनका सिग्नेटरी है या नहीं है। हैज इंडिया साइंड दीज ट्रीटीज और नॉट? इफ नॉट, व्हाई नॉट? क्यों नहीं साइन करी भारत ने? ऐसा क्या हो गया कि भारत ने ट्रीटी साइन नहीं करी? भारत ने एनपीटी को साइन नहीं करा और ना ही भारत ने सीटीबीटी को साइन करा। इंडिया डिड नॉट साइन द एनपीटी, नीदर डिड इट साइन द सीटीबीटी। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? Why did it not sign the NPT or the CTBT? So according to India, what was the major reason, or what was it that the nuclear weapon states, NWS, जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे, वो जो ट्रीटीज थी वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को फेवर कर रहे थे एज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। सो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के अगेंस्ट, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के अगेंस्ट ये फेवर कर रहे थे। तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के पास फेवर क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। तो आप तो पावर में हो, आपके पास पावर है, दूसरों को आप टेस्ट नहीं करने दे रहे। और बाकी ट्रीटीज के रूप में आप ट्रेड भी रोक रहे हो, एक्सपोर्ट भी रोक रहे हो, हम इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन कल को वॉर हो गई तो हम किसके पास जाएंगे? क्योंकि हमने तो ट्रीटी साइन करी हुई है। हु डू वी गो टू? सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी अ hugely unfair treaty. We did not sign the NPT and the CTBT. Why? Because it was considered to be blatantly unfair. Blatant unfairness. Why? As I told you, Nuclear Arms Control Treaty provided that such a treaty was fair to all countries. It was in favor to NWS, nuclear weapon states, against the interest of other countries. तो ये सारी चीजों की वजह से एक ही रीजन है, ये मेजर एक रीजन की वजह से इसे साइन नहीं किया गया। We did not end up signing this treaty. Followed by this, the next thing was India conducted a peaceful test in the year 1974, Smiling Buddha 1 Pokhran test under Indira Gandhi's regime, Indira Gandhi's tenure. Followed by that, Vajpayee ji's tenure 97-98 में फिर से पोखरण में टेस्ट हुए थे, which was a test of nuclear weapons. So this is something that we did to show the prowess to the world that India is equally capable as compared to what you are. भारत equally capable है। भारत भी आपसे कदम से कदम मिला के चल सकता है। भारत पीछे नहीं हटेगा और आपके रहमो करम पे भारत नहीं है। इस पे एक पिक्चर आई थी परमाणु, वो पिक्चर आप जरूर देखें। आई वुड हाईली रिकमेंड दैट मूवी। इट्स अ मूवी in which John Abraham has starred and conducts a nuclear test. It's an edge of the seat thriller. Do watch that movie when you get the time. So this is what happened. तो इस चीज को हमने साइन नहीं करा, लेकिन हमने क्या चीज साइन करी? India joined the MTCR. We became the 35th member of the MTCR very recently in 2018. So Missile Technology Control Regime. Missile Technology Control Regime to integrate ourselves with the global nuclear treaty environment. इसलिए हमने MTCR को साइन करा। इसको साइन करने से भारत को क्या फायदा होता है? भारत जो है वो NSG के एक कदम साथ में आता है, या आप ये बोल सकते हो ये सारे के सारे फायदे हैं। Missile Technology Control Regime, ISRO will now have access to restricted high-end technologies for developing its cryogenic engines, जो कि क्राफ्ट्स और अलग अलग चीजों में लगता है, तो उसके लिए इनको पावर होगी। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ इजराइल्स एरो 2 मिसाइल, इसका प्रोक्योरमेंट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, सेल ऑफ ब्रह्मोस, सो व्हिच इज अगेन अ मिसाइल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया कंबाइंड, इन दोनों द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज जो है ये चली है। तो सीटीबीटी तो एमटीसीआर के मेंबर हम बने हैं 2018 में। सो वी आर अ स्टेप क्लोजर टू एनर्जी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप इसके पास, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है एक 48 मेंबर का मेंबर ग्रुप है एनएसजी। भारत बहुत डेस्परेटली इसका मेंबर बनना चाहता है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप लेना क्लियरली कहीं पे स्टेटेड नहीं है कि किस तरीके से मेंबर बनते हो, आपको कितनी कंट्रीज का सब, तो इस लेवल पे कोई क्लब तो है नहीं कि पैसे देके मेंबरशिप फीस देके आप मेंबर बन जाओ। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मेंबर बनने के लिए आपकी एक्सेप्टेंस बाकी देशों द्वारा सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हो गई। लेकिन एनएसजी में ये क्लैरिटी नहीं है कि कितने मेंबर्स के एक्सेप्टेंस पे
आप मेंबर बन सकते हो। तो 48 देश है। अब 48 में से 24 देश, 50% मतलब 24 देश, 25 देश, 30 देश, 35 देश, कुछ नहीं लिखा, 50% मेंबर, 60%, 70%, कितनों का अप्रूवल चाहिए मेंशन नहीं है। इस वजह से चाइना जो है वो भारत की मेंबरशिप एनएसजी में हमेशा रोक लेता है, एंड आई रिपीट, हमेशा रोकता है, और धमकी ये देता है कि आप पहले एनपीटी साइन करो फिर एनएसजी की मेंबरशिप मिलेगी, या अगर भारत को देंगे तो पाकिस्तान को भी दे देंगे। आप समझ पा रहे हो? तो चाइना इस तरीके से भारत को दबाने की कोशिश करता है, और ये सेम चीज चाइना ने ही एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के केस में करी है। It also gives India a chance to engage with other global non-proliferation players. यदि हम इसके मेंबर बनते हैं तो one-upping China, China which opposed India's entry into the NSG at the just concluded Seoul Plenary Summit. तो ये चीन ने रोका है। तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है भारत के लिए, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट हम आज से नहीं बहुत टाइम से कर रहे हैं, और हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी, 2014 से लेके अभी तक एनएसजी की मेंबरशिप, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी चर्चा करी जाती है, हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे करी जाती है, चाहे वो जी जिनपिंग हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाके उनसे मिलते हैं, वो रिक्वेस्ट करके आते हैं। कोविंद साहब गए थे, उसके पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थी वो गई थी। तो जाते जाते इतने लोग, प्रणब मुखर्जी साहब गए थे, तो जाते जाते इतने लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि एक तो पहली बात इन ग्रुप्स में क्लैरिटी नहीं है, दूसरी बात चीन नहीं चाहता कि भारत उसका मेंबर बने। तो वो तो जो है सो है, लेकिन उसके सिवा हमारे फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? व्हाट डू इंडियाज फंडामेंटल्स स्टेट? भारत के फंडामेंटल्स ये कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। वी वुड नॉट यूज द न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट। We have a no first use policy. I repeat, we have no first use policy. We will use if we are used at. If we are attacked, we can retaliate. हम retaliate करेंगे, हम वापस मारेंगे, हम दूसरा काल आगे नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले यूज नहीं करेंगे। 370 हटा दिया, अक्साई चिन्ह में घुसाए, ये कर दिया, अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाते हो, दुनिया भर का आप ड्रामा करते हो। भारत ने कभी न्यूक्लियर वेपन यूज करने की धमकी नहीं दी। वो तब हुआ है जब दूसरे देश से धमकी आई है। इसको बोलते हैं लड़ने का तरीका, आर्ट ऑफ वॉर। बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा जब टाइम मिले। तो यहां पे हम क्या चीज बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारत की एथिकल लड़ाई की, और ये कोई खिलजी टाइप लड़ाई नहीं है, ये एथिकल लड़ाई है। इंडियाज नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन क्या है? फॉर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स आर पॉलिटिकल वेपन्स एंड नॉट वेपन्स ऑफ वॉर। देखिए तरीका, देखिए लड़ने का। एंड देयर सोल पर्पस इज टू डिटर द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय इंडियाज एडवर्सरीज। ये जो है एक पॉलिटिकल वेपन है, ना कि एक एक्चुअल वेपन, ना कि एक वेपन ऑफ वॉर। तो आप इसको इस चीज की तरह ना यूज करके पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करें। सो इस तरीके से भारत ने इसको देखा है। और इसी के साथ साथ जो हमारी पूरी पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो हमारा समराइज किया हुआ है, इसमें भी आप देखेंगे बड़ी क्लियरली ये चीज स्टेटेड है। और वो क्या है? अ कंटिन्यूएंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल related material and technological participation in fissile material cut-off treaty negotiations, etc. तो export of nuclear and missile related material, इसके अंदर आपने रोक लगाई हुई है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करा हुआ है। इन द इवेंट ऑफ मेजर अटैक अगेंस्ट इंडिया, यदि आपने भारत पे अटैक करा बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, इंडिया विल रिटेन द ऑप्शन ऑफ रिटेलिएटिंग विद न्यूक्लियर वेपन्स। हम रिटेलिएट कर सकते हैं। और इसी चीज को 2008 में यूएस ने रिकॉग्नाइज करा था इंडो यूएस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, इंडो यूएस न्यूक्लियर ट्रीटी के तहत। यूएस इकलौता देश जो वैसे सैंक्शंस लगाता है भारत के ऊपर, उसने रिकॉग्नाइज करा 2008। दिस इज व्हाट हैपेंड इन 2008। सो दिस इज समथिंग दैट लेड टू रिकॉग्नाइजिंग इंडिया एज एन एथिकल प्लेयर। तो आप देख सकते हैं अभी तक आपका बिल्डअप हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में कहां तक हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर दुनिया भर में किस तरह का माहौल है। अब आते हैं एक सवाल पे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, आप इस सवाल को जरा देखें। इज यूएस सीरियस अबाउट न्यूक्लियर फ्री प्लैनेट? बात तो होती रहती है, और हर ट्रीटी में आपने देख लिया यूएस पार्टिसिपेंट है। एनपीटी की मुहिम यूएस, एनएसजी की, एमटीसीआर की रेजीम यूएस, सीटीबीटी यूएस, सब में यूएस 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 यूएस। मतलब आप चाहते हो कि न्यूक्लियर एक्सपेंशन ना हो, प्रोलिफरेशन ना हो, लोग ना आए और लोग ना करें। क्या ये सिर्फ
बोलने की बात है या आप इस चीज को लेकर सीरियस हो? आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा. सो व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू से? When looking at the sanctions imposed on countries, you can say जो sanctions लगाए हैं यूएस ने उसको मद्देनजर रखते हुए क्या कहा जा सकता है? Hell yes, yes, Uncle Sam wants to control nuclear proliferation. वो कंट्रोल करना चाहता है. कैसे? President Trump withdrew the US from the deal in 2018. ये ईरान के खिलाफ है. ईरान के साथ JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो अप्लाई किया था, लेकिन ईरान के ही तहत या ईरान के ही साथ जब उन्होंने देखा कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है मिलिट्री पर्पसेस के लिए, सिविलियन पर्पसेस के लिए नहीं, मिलिट्री पर्पसेस के लिए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए. So it failed to curtail Iran's missile program and regional influence. Iran began ignoring limitations on its nuclear program a year later. ईरान ने इग्नोर कर दी वो चीज. It was ignored by Iran. और देखो तो यस, imposes sanctions on Iran's ballistic missile related activities. ईरान के ऊपर sanctions लगा दिए गए. उसके सिवा और देखिए sanctions कहां है. US imposes sanctions on India 97-98. Bill Clinton, president of the US. Sanctions क्यों लगाए? क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया. Sanctions लगा दिए गए. So this is Clinton urges Pakistan show nuclear restraint. Sanctions लगा दिए. और देखो तो sanctions का मतलब क्या है? What do sanctions mean? जो यूएस से एड आती थी, इकोनॉमिक एड, ह्यूमैनिटेरियन एड, वो खत्म हो गई. एक ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ हद तक आएगी, इकोनॉमिक एड पूरी तरीके से खत्म हो गई. आपको जो वो सप्लाई करते थे डिफेंस वगैरह के नाम पे चीजें, वो खत्म हो गई. एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कटौती कर देंगे, आपकी कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे. सैंक्शंस का ये मतलब होता है. रिक्वायर द यूएस टू अपोज लेंडिंग बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. आपको पैसा चाहिए होगा, आपको पैसे को लोन नहीं देंगे. ये सारे के सारे जो है ये सैंक्शंस होते हैं. सैंक्शंस मतलब आप पूरी तरीके से कंट्री को आइसोलेट कर दो. यू आइसोलेट द कंट्री. यही चीज यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, जब यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुई 2008 में जो मैंने आपको भी बताया, तब जाके ये सैंक्शंस जो है ये रिमूव करे गए. दे वर रिमूव्ड. इसके सिवा चीन के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? यूएस हिट्स चाइनीज डिफेंस कंपनीज विद सैंक्शंस. उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, हम आपसे खरीदेंगे नहीं, हम आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं. तो चाइना ने भी यही बोला, भाई सिंपल सी बात है, तुम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करो, तुम ब्लास्ट करो, तुम वॉरहेड बनाओ, तुम सब कुछ करो, तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप, तुम पियो तो पानी, हम पिए तो शराब. दिस इज अ टिपिकल हेजेमोनिक एक्शन. चाइना स्ट्रांगली डिप्लॉज एंड फर्मली अपोजेस इट. और बिल्कुल ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, बट अगर दूसरा कर रहा है तो फिर आप बोलोगे कि भाई हम भी करेंगे, हम हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा के तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? ईरान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर और देशों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए. दिस इज व्हाट हैपेंड. तो यूएस चाइना फ्रिक्शन क्या किया? गिव्स किम जोंग उन द फ्रीडम टू फायर अवे. तो चीन जो चीज डायरेक्टली नहीं कर सकता वो नॉर्थ कोरिया से कराता है. किम जोंग उन, वो आप लीडर, आप जानते हैं उनकी शक्ल कैसी है, उनके थ्रू करवाया जाता है. तो इससे जो बाइडेन और पहले ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे. ट्विटर पे वॉर चल रही थी. आई विल यूज अ बटन, आई विल हैव अ बिगर बटन, दिस इज अ बटन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, आई हैव अ बिगर बटन ऑफ न्यूक्लियर वेपन. बताइए, ट्विटर पे दो प्रेसिडेंट्स लड़ रहे हैं. क्यों? मैं छोड़ूंगा पहले न्यूक्लियर बम या तू छोड़ेगा? सो the stakes are rising because the US and its allies believe Kim's regime, Kim Jong-un की regime is prepared to detonate a nuclear bomb for the first time in 5 years. ये detonate करने वाले हैं, ऐसा इनका मानना है. तो Biden has shown increasing frustration with China, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चीन का सपोर्ट है. ये चीज चली आ रही है. तो US sanctions fail to halt North Korea's accelerating nuclear programs. अब वही बात है, कोई और देश करेगा तो यूएस को उससे प्रॉब्लम हो रही है. तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नैरेटिव जो है वो बिल्ड करा गया है. यहां तक कहानी पहुंची है कि यूएस को हर इंसान से प्रॉब्लम है. तो अब आते हैं दूसरे सवाल पे. दूसरा सवाल देखिए क्या है. आर दीज सैंक्शंस रियली फॉर न्यूक्लियर फ्री प्लैनेट, और यूएस वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी फॉर अ यूनिपोलर वर्ल्ड. तो अभी तो बायपोलर वर्ल्ड है, वेस्ट पोल, ईस्ट पोल, या आप कह सकते हो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुत सारे पोल्स हैं. लेकिन यूएस क्या चाहता है कि और कोई कुछ ना करे, बस हम करते रहे. तो क्या यूनिपोलर वर्ल्ड बनाए? एक पोल की वर्ल्ड होगी, या एक ही कंट्री होगी, या एक ही राजा होगा, या जो आप बोलोगे वही सब लोग माने? डज यूएस एक्चुअली वांट दिस? लेट्स हैव अ लुक. आइए देखते.
क्या है? आप कैसे जानोगे? ये कैसे पता चलेगा? यूएस से पूछो, हाँ हम तो हैं जी, व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ जाएगा, वी आर अ पीस लविंग कंट्री, आई थिंक वी शुड डिस्कस आफ्टर सिटिंग ऑन अ टेबल, वी शुड हैव पीस टॉक्स, वी शुड हैव दिस, वी शुड डू दैट। लेकिन ये चीज आपके एक्शंस में नहीं दिखती है। यूएस जो है वो परमाणु बम बना रहा है, और उस लेवल का बना रहा है जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विच वुड बी रेडी बाय 2029, इट वुड बी ऑफ द साइज ऑफ लेन, ऑफ अ बॉलिंग एली लेन। बॉलिंग एली कभी आपने करा है? उसकी लेन कितनी बड़ी होती है, जिससे वो बॉल जाती है और आपकी पिन्स गिरती हैं, बॉटल्स गिरती हैं, उतने बड़े साइज का होगा। कितना बड़ा होगा? उसको गिराने से कितना बड़ा इंपैक्ट होगा? To travel some 6,000 miles carrying a warhead of which is bigger by more than 20 times more powerful than the atomic bomb dropped on Hiroshima and Nagasaki. वो भी सोचेंगे हमें भी ग्रोथ चाहिए, हिरोशिमा 70 साल पहले था, अब हमें और बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना चाहिए। It will be able to kill hundreds of thousands of people in a single shot. ये कोई अचीवमेंट है? तो आपके अंदर ही ट्रुथ नहीं है, आप क्या बात करते हो? न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की बात करते हो, खुद आप क्या डेवलप कर रहे हो? इसके तहत बजट है, इसका जो कंप्लीशन टारगेट है 2029 तक का, इतना बड़ा परमाणु बम बना रहे हैं, और ये पेंटागन ने रिपोर्ट किया है। दिस हैज बीन रिपोर्टेड बाय पेंटागन, दिस इज नॉट प्रोपेगेंडा ऑफ द ग्लोबल, ये यूएस की ही एजेंसी ने रिपोर्ट करा है। दिस इज व्हाट इज देयर। और देखो, और देखिए, यूएस का डिफेंस एक्सपेंडिचर देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। जस्ट हैव अ लुक, द डिफेंस एक्सपेंडिचर दैट दे डू, the other countries, 7, 8, 10 countries put together don't spend that much money on defense. क्यों खर्च करना है? लेकिन करते हैं। देखिए, ऐसा क्या खतरा है? ऐसा कौन सा तुम छुपा रहे हो या वॉर लड़ने जा रहे हो या क्या? 801 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर यूएस का। बाकी सारे देशों का मिला के देखो, साउथ कोरिया, जापान, सऊदी, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूके, इंडिया, चाइना, सबका मिला के 777 है। इससे ज्यादा एक्सपेंडिचर यूएस ने करा है, और ये सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। बाकी कंट्रीज इससे छोटी होंगी। अगर इसमें और लेस स्टार्ट करोगे तो 50 कंट्रीज हो जाएंगी। सो डिफेंस स्पेंडिंग इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूएस स्पेंड्स मोर ऑन डिफेंस देन द नेक्स्ट 9 कंट्रीज। आप क्या बात कर रहे हो? कि मैक्सिमम पैसा कहां जा रहा है? आप क्या बोल रहे हो? आप न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होगे ना? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। So defense spending accounts for 11% of all federal spending, and it is a single largest category of discretionary spending. बहुत ज्यादा मैं आपको डेटा नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूं कि यूएस कितना सीरियस है। इतना सीरियस है कि 11% खर्चा वो डिफेंस पे करता है। सो डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। लेट्स कम टू डबल स्टैंडर्ड्स। डबल स्टैंडर्ड्स क्या है? दोगलापना। जो मैंने अभी हाल ही में बताया था, यूएस का रिसेशन का वीडियो जब आया था, दोगलापना बताया था। अब आपको इनका और बताते हैं दोगलापना क्या है। लेट्स हैव अ लुक। तो पहली चीज इसमें क्या दिखती है? यूएस ने फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट करी है। मतलब भारत ने तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट करी है, यूएस ने बोला नहीं हम तो फर्स्ट यूज करेंगे। मतलब यूएस जो है वो फर्स्ट यूज पॉलिसी में वो पहले मिसाइल लॉन्च कर सकता है, वो पहले डेटोनेट कर सकता है। मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। भारत ने तो ये बोला हम पहले यूज नहीं करेंगे, ईमानदारी से, नीयत साफ थी। यूएस ने बोला नहीं हम तो पहले यूज कर सकते हैं, वी हैव अ फर्स्ट यूज पॉलिसी। I mean, we can use, we are not using in retaliation, but we are using the first time. So, use of first use policy. 1. 2. Sole discretion. जो बाइडन साइकिल चला रहे हैं, बेचारे साइकिल से गिर पड़े, गुस्सा आ गया कि धरती क्यों हिली है? किम जोंग उन ने न्यूक्लियर अटैक करा है या न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट करा या टेस्ट करा है, धरती हिल गई, मैं गिर गया, लॉन्च करो। सोल डिस्क्रेशन। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पोटस एक ही इंसान है जिसके हाथ में पूरी पावर है टू डेटोनेट अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट कंसल्टिंग एनीवन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन द फर्स्ट लेडी, नॉट इवन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नो वन। जो पोटस की कुर्सी पे व्हाइट हाउस में बैठा है वो इकलौते सिंगल सर पे डिसीजन ले सकता है कि हमें लॉन्च करना है। सोल डिस्क्रेशन विदाउट आस्किंग एनीवन। ये तो बहुत खतरनाक है। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। एंड द थर्ड इज टू डी अलर्ट, टू डी ट्रिगर। मतलब अगर आपकी कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स फैले हुए हैं, ऑब्वियसली 5500 न्यूक्लियर वेपन्स है तो पूरी कंट्री में फैले होंगे। अब वो जहां जहां है, अगर उनकी तरफ कोई अटैक कर रहा है या उसकी तरफ कोई मिसाइल इनकमिंग आ रहा है तो सेंसर जो है वो ट्रिगर करता है। सेंसर ट्रिगर करके बाइडन के पास इंफॉर्मेशन जाती है
या पोर्टस के पास इंफॉर्मेशन जाती है और पोर्टस इंस्टेंटली डिसीजन ले सकता है कि डी अलर्ट करो या मतलब इस चीज पर रिटेलिएट करो, उसको वापस फोड़ो या वापस न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दो। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, सोल अथॉरिटी, नो कंसल्टेंसी, पूछने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा क्या है? टू डी अलर्ट। 400 न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल इन द यूएस हार्टलैंड आर केप्ट ऑन हेड ट्रिगर्ड अलर्ट। इतना सा कुछ हुआ, ट्रिगर हो गए और फायर कर सकते हो। तो आप खुद सीरियस हो? आर यू सीरियस इनफ टू डीमिलिटराइज फ्रॉम न्यूक्लियर वर्ल्ड, फ्रॉम न्यूक्लियर आर्सेनल? यूएसए की स्पेंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, $1.7 ट्रिलियन इज एस्टिमेटेड टू बी स्पेंट ओवर द नेक्स्ट 3 डेकेड्स। अगले 30 साल में इतना पैसा स्पेंड होगा टू मेंटेन एंड रिप्लेस इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो भाई? 2022 की बात हो रही है, हम डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, जो तुम ही ने बोला था एनपीटी में 2050 तक तुम पूरा रिप्लेनिश करोगे इतना पैसा खर्च करके। Such a tremendous investment of money and effort is unnecessary. लेकिन फिर भी हो रहा है। रशिया is to build more capable weapons of its own. इसको बोलते हैं आर्म्स रेस। अगर एक देश करेगा तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा भी करेगा। We have to catch up with the arms race. We don't have to start an arms race. We means India. अगर यूएस कर रहा है, रशिया कर रहा है, तो कल को हमें दबा देंगे। तो बड़े बड़े देश हैं, इनकी जीडीपी इतनी डबल ट्रिपल 5 गुना है हिंदुस्तान से। So we have to catch up to an already started arms race. How do we do that? We have to test the nuclear weapon. Do we have an option? बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। ऑप्शन है? नहीं है ऑप्शन? Is nuclear free planet possible? बताओ। Tell me. Is it possible या it's a joke? मजाक चल रहा है? सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट में एक तरीके की रिपोर्ट जो है वो हर साल छापी जाती है, जिसके तहत जो डिफेंस और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल वॉर्स होती हैं, आर्म्स को लेके, एमिनेशंस को लेके, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसका अकाउंट होता है। उसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, नाम है सिप्री। इसकी 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है? ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है एनकैप्सुलेट करके। अदरवाइज इफ यू रीड इट ऑन योर ओन, इट इज स्प्रेड आउट इन मल्टीपल पेजेस, बट हियर इट इज एनकैप्सुलेटेड इन अ स्पेसिफिक फॉर्म, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है? देखिए, देखो इस चार्ट को देखो। सिप्री ईयरबुक से ये चार्ट आता है, ऑथेंटिक चार्ट है। दुनिया में मिलिट्री एक्सपेंडिचर पिछले 30 साल में, 33 साल में कितना हुआ है रीजन वाइज, देख सकते हैं आप। सो ये जो लाइट पर्पल है, ये जो यहां देख रहे हो, ये लाइट पर्पल है, ये अमेरिका है, दिस इज अमेरिका। इसके बाद उससे थोड़ा डार्क पर्पल है, ये एशिया है। फिर उससे ऊपर है यूरोप, एक्सट्रीमली डार्क है मिडिल ईस्ट। तो देख सकते हो 1990 के पीरियड में इतना खर्चा यूएस करता था, इतना सा खर्चा एशिया करता था, इतना यूरोप करता था, इतना था मिडिल ईस्ट करता था। तो 1990 से लेके 2000 तक ये खर्चा थोड़ा कम हुआ, लोग तमीज में थे, ठीक है। 2005 से लेके 2010-15 तक ये खर्चा बढ़ना शुरू हुआ, यहां तक आया, इट रीच्ड ओवर 2015। 2020 तक देखिए बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए। मतलब कोविड चल रहा है लेकिन आपको चैन नहीं है। आपको क्या करना है? आपको मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना है रीजन वाइज। ये जो है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, न्यूज है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है। 2020 में कांस्टेंट स्पेंडिंग जो है बढ़ती जा रही है, और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्पेंडिंग कितनी करी है पिछले 2 साल में? यूएस, उसके बाद एशिया, उसके बाद यूरोप, और उसके बाद मिडिल ईस्ट। हम क्यों पीछे रहे भाई? तुम कल को हमें दबाओगे, क्यों हम पीछे रहे? सिप्री की रिपोर्ट कहती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर, देखते रहो ध्यान से, आखिरी में सवाल पूछूंगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ओवरऑल इट हैज इंक्रीज्ड। और ये बात जो हो रही है बिलियन डॉलर, 2000 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, 2000 बिलियन डॉलर। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर surpasses $2 trillion for the first time. Have a look. Out of which USA has spent $800+ billion, China 293, India 76, UK 68, Russia 65.9. This is what we have spent. Of the global expenditure, India has ended up spending 0.9%, almost 1% of the money on what? On military expenditure. क्यों? क्योंकि भाई बाकी लोगों ने खर्च किया है. The others have spent. And what has it led to? It has led to this kind of a development where the world has become a nuclear space. So armed conflicts in East Africa, including the Horn of Africa. ये Horn of Africa, you have
ये आपके ज्योग्राफी मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसका कोड वर्ड मुझे अभी भी याद है, मैंने याद किया था, इसका कोड वर्ड है सीड। सोमालिया, एरिथ्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। तो सीड, ये 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, एरिथ्रिया, जिबूती। सो ईस्ट अफ्रीका में इंक्लूडिंग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो यहां पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इस वजह से आर्म कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए तुम क्या करते हो, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हो। तो ये एक एग्जांपल है। उसके सिवा और देखिए आप क्या, द ट्रेंड एंड ट्रांसफर्स ऑफ मेजर आर्म्स, ट्रेंड क्या है, आप ट्रांसफर देखिए आर्म्स में, आर्म्स ट्रांसफर में किस तरीके से ट्रांसफर्स करे जा रहे हैं, हाउ ट्रांसफर्स आर बीइंग डन। ये 5-5 साल का डेटा है, सिप्री की रिपोर्ट है। सो लुक एट द ट्रांसफर्स आर बीइंग डन, दे आर बीइंग इंक्रीज्ड, यहां तक पहुंच गए ट्रांसफर्स। ये बात हो रही है 1980s की। उसके बाद ट्रांसफर्स डिक्लाइन करें, ये बात हो रही है 21st सेंचुरी, और डिक्लाइन करें, ये 10 साल पहले की बात हो रही है, फिर बढ़े, यहां पे स्टेबल है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर इतना है। सो इट हैज इंडिकेटेड दिस मच, बिलियंस ऑफ ट्रेंड एंड इंडिकेटर्स, ऑलमोस्ट $30 बिलियन, इतना ट्रांसफर हो रहा है मिलिट्री केपेबल मटेरियल, दिस इज बीइंग डन। तो उसका मतलब लोगों को जरूरत है, मिलिट्री केपेबिलिटी को एनहांस करने की जरूरत है। ये देखो सारे देश कितने बड़े एक्सपोर्टर है, यूएस कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में, डिफेंस आर्म्स में एक्सपोर्ट यूएस 40% का करता है, रशिया 20 का करता है, फ्रांस 11 का करता है। ये एक्सपोर्टर्स हैं। और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, देखिए जी। और ये क्यों है, हमने कभी कोई वॉर शुरू करी है, हैव वी एवर स्टार्टेड एनी वॉर? क्या बालाकोट अटैक भारत ने किया था? बिल्कुल भारत ने किया था। क्या वो रिटेलिएटरी अटैक था? यस। क्या उड़ी का हमला रिटेलिएटरी था? यस। क्या कारगिल रिटेलिएटरी था? यस। क्या बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी रिटेलिएटरी था? यस। 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर हो, 1998 की वॉर हो, या कोई भी एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हो, सब रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी। भारत ने कुछ नहीं करा है। इंपोर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वी हैव होस्टाइल नेबर्स, प्लस वी हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। This entire report knowledge is important for internal security GS paper 3. Remember this. So World Nuclear Forces 2022 डेटा क्या कहता है? ये 9 देश हैं, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड कोरिया। They possess how much? 12,705 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। 12,700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इसमें से 9440, 9,500 के आसपास, 9,500 के आसपास कहां पे है? मिलिट्री स्टॉक पाइल्स में है। इसमें से 3700 वॉरहेड्स जो है वो क्या है? दे आर डिप्लॉयड विद ऑपरेशनल फोर्सेस, जो है मतलब इतने यूजेबल हैं, इतने यूज हो सकते हैं। ऑपरेशनल फोर्सेस की बात है, यूज करने के लिए होंगे तो यूज कर सकते हो। 2000 केप्ट इन द स्टेट ऑफ हाई ऑपरेशनल अलर्ट, कुछ हो तो यूज कर दो, छोड़ो। 2000 वॉरहेड कम होते हैं, बात हो रही है 12,000। 2000 वॉरहेड में कह रहा हूं 20 भी यूज हो जाए, इट विल स्टार्ट रेस ऑफ डिप्लॉइंग वेपन्स। आप दूसरे को आइडिया देते हो, एक यूज कर सकता है, पर दूसरा बोलेगा हम भी करेंगे, फिर तीसरा बोलेगा हम भी करेंगे, शुरू हो गई एक रेस। हर्ड मेंटालिटी है। सो दीज आर द पोजेशंस, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो न्यूक्लियर वेपन्स होने से क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स होने से आपका दिमाग खराब होता है। न्यूक्लियर वेपन्स होने से बस एक आपकी हेजेमनी दिखाई जाती है, आपकी एक अनबीटेबल पावर दिखाई जाती है कि हमारे पास ये है, बस। और उसकी वजह से और लोगों को आप डराते हो। You just scare the other people, that is it. So ultimate defense of the nation is shown. क्या होता है? ultimate defense पता चलता है। It is a deterrent against any and all potential adversaries. ये होता है न्यूक्लियर वेपन होने से। तो इसको दिखाने के लिए, अपनी एक पावर दिखाने के लिए आप इसको पोजेस करते हो। You possess this. So this is what I wanted to discuss as a part of the entire discussion today. तो सवाल अब भी ओपन एंडेड है पूरे डिस्कशन के बाद, और वो ये है कि क्या अमेरिका, whether US would like or would want the entire planet to become nuclear free? Can the world be nuclear free? क्या दुनिया न्यूक्लियर फ्री हो सकती है, नहीं हो सकती है? क्या अमेरिका ये चाहता है या नहीं चाहता है? हमने जो कुछ भी डिस्कस करा इस वीडियो में, वो सारी की सारी चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस GS पेपर 2, गवर्नेंस GS पेपर 2, इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। और जितनी ट्रीटीज हमने डिस्कस करी वो सिक्योरिटी एंगल और उसके साथ साथ प्रीलिम्स एंगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी नॉलेज आप लोगों के लिए ऐसे में भी यूजफुल होगी, PSIR ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीजें यूजफुल होगी। तो उसके बारे में जरूर सोचें,
कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे और टॉपिक्स बताएं, आप ऐसे और कौन से एनालिटिकल टॉपिक्स, डिबेटेबल इश्यूज के बारे में देखना चाहते हैं। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सोचते रहिए, आंख कान खोले रखिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।